नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस, बोले तो डे नाइट स्टडी। बच्चों, प्यारे साथियों, आज बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का अपना फिजिक्स का जो अपना थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन था, आज उसी लेक्चर सीरीज को यानी सेकेंड लेक्चर ये आज हम कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ाने वाले हैं आज के इस लेक्चर में? बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ बताऊंगा कि आप बुक, किताब, जब भी बुक को ही किताब ही बोलते हैं, बुक या फिर आप गूगल या फिर कहीं से भी सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से बोला, हर चीज का एक कंक्लूजन जो होता है, कुल हर चीज का एक निचोड़ मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। क्या पढ़ाऊंगा बेटा आज के इस वीडियो के अंदर? आज इस लेक्चर के अंदर बेसिकली मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आप लोग को दे देता हूं इसी क्लास के अंदर कि आप में से बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे, बेसिकली 12th अपना पास ही करके आए होंगे, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया होगा, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग आए होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बहुत अच्छे से आप लोगों ने कंप्लीट किया, सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं। तो जब हम जिंदगी में एक स्टेप जब भी आगे लेते हैं बेटा, तो इतना समझते रहो कि जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर बढ़ने वाली होती हैं। आप बेशक आगे जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां आपके कंधों पे बढ़ने वाली होती हैं और चीजें टफर होती जाती हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, थोड़ी सी टफ होती जाती हैं। तो हमको भाई जो हमारा कर्म होता है, जो हमारा कर्तव्य होता है, जो हमारा वर्किंग प्रोसेस होता है, हमको और अच्छे से बिल्डअप करना होता है। धीरे धीरे हम सिंसियर होते जा रहे हैं ना। हम क्या धीरे धीरे उस क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जो हम जिम्मेदारियों को उठाने के योग्य हो रहे हैं। यदि आप किसी भी शिक्षा का अगर पैटर्न देख रहे होंगे तो आप हमेशा यही पाएंगे कि आपको धीरे धीरे अपग्रेड होना सिखाया जाता है, ना कि डायरेक्टली आपको एक पहली सीढ़ी पे आप कदम रखा आपको 10वीं सीढ़ी पे चढ़ जाना होता है। ऐसे नहीं, आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, सीक्वेंस वाइज होता है। तो हम जब पढ़ते हैं तो अपने को पता है कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा, वो हमारा बेसिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ईयर, खासकर बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें चाहे सेकंड सेमेस्टर की बात करें, वो हमारा बेसिक यानी कि हमारा बेसिक बिल्डिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग वाला काम था। हमने फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हैं। तो इस फाउंडेशन बिल्डअप में अगर छोटी सी भी छोटी चीज अगर हमसे मिस हो जाती है, जैसे मैं कहूं बेटा, अगर किसी घर बनाते समय हमने गिट्टी मिलाना छोड़ दिया, गिट्टी मिलाना भूल गए, या बालू ही मिलाना छोड़ दिया, भूल गए, या बोलो कि उनका रेशियो जो था वो मैंने डिफिनिट अमाउंट में नहीं रखा, इनडिफिनिट अमाउंट में था, फिक्स अमाउंट में नहीं था, रेगुलर अमाउंट में नहीं था बेटा, तो जो हमारा बेस था, जो हमने निर्माण किया था, वो कमजोर बनेगा। और जब वही कमजोर बनेगा तो उस पर जब हम हायर क्लासेस की बिल्डिंग जो अपना रखना स्टार्ट करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, जो भी बनाएंगे बेटा, वो बेसिकली बहुत कमजोर होने वाली होती है। तो आप क्या करिए, जब आप अपने जो आपके बेसिक बिल्डिंग वाले सेमेस्टर्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, अप टू थर्ड सेमेस्टर तक, आप उसको इतना ध्यान से पढ़िए, इतना बारीक से पढ़िए कि अगले आने वाले जो आपके 3 सेमेस्टर्स बचे हुए हैं बेटा, उस पे आपका पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि आपको लगे कि यार ये मैंने पढ़ के आया हूं, थोड़ा सा खुद को और बिल्डअप करना है। मैंने बेस बना लिया बेटा, अब उस पे एक एक बिल्डिंग हमको बनानी हुई है, ठीक है, एक एक हमको फ्लोर बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो यही है, मैं ज्यादा थोड़ा सा आप लोग को बताना इसलिए कर्तव्य समझता हूं कि आप लोग अभी कहीं ना कहीं अभी दिल से, मन से, तन से, धन से, हर जगह से बच्चे हैं, क्योंकि अभी आप लोग 12th पास आउट करके आए हैं। आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी, बहुत सारे के बहकावे, लोगों के बहकावे में आ गए होंगे। कुछ लोग कहते होंगे बेटा एंजॉय करो, कैंपस लाइफ एंजॉय करो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करो। लेकिन बेटा सब करो, मैं कहता हूं सब करो, दुनिया की सारी रंगरेलियां देखो, लेकिन उसके पीछे जो आप एक सपना लेके आए अपने माँ बाप का, जो घर छोड़ के आए हैं, जो आप किसी छोटे से कमरे में रह के अपने सपने सजोए हैं, उसको बेटा इन सब के पीछे उसको बर्बाद ना होने दो। करो सारी चीजें, लाइफ फुल टू एंजॉय करो। लेकिन जब आपका कर्तव्य का जो समय आए, जब आपका वर्किंग का जो समय आए बेटा, उसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं। बस ओनली 1 घंटा पढ़िए। मैं नहीं कह रहा मैं 4 घंटा पढ़िए, मैं उन टीचरों में से नहीं हूं जो बच्चों से कहता हूं कि 10 घंटा पढ़िए। नो, मैं कहता हूं कि अगर आप 2 घंटे भी अगर मन से पढ़ रहे हैं तो ये 2 आवर्स ना, जो आप पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे बेटा, वो आपके 10 घंटे की उस बोलते ना उस फालतू से पढ़ाई से आपके कहीं ज्यादा बेटर है ना। वो 10 घंटों का फालतू पढ़ाई दिखावा मत करिए बेटा, 2 घंटे पढ़िए लेकिन फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ। तो थोड़ा सा मोटिवेशन,
तो इसलिए था क्योंकि जरूरी होता है स्टार्टिंग क्लास में मोटिवेशन, आपका हमारा अटैचमेंट होता है, आप हमसे जुड़ते हैं और अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, मेरे बच्चों को तक समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने को ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसका इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी आप लोग के YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है बेटा, आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं किसी चीज का बहुत जरूरी होता है। जब हम क्लास में आते हैं, आप हमसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हम आपसे इंट्रोड्यूस होते हैं, कोर्स हमसे इंट्रोड्यूस होता है, हम कोर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो यही किया है मैंने पिछली क्लास के अंदर कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस किया है। वैसे तो मुझे जानने की जरूरत है नहीं, आप लोग देखते ही चले आते हैं कि मैं रेगुलर आपके इसी चैनल पे आपको फिजिक्स पढ़ाता हुआ हर एक रीजन का, हर एक सब्जेक्ट का, मतलब हर एक क्षेत्र का जो भी फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे मैं पढ़ाता हुआ दिखूंगा, चाहे यूजी लेवल का होगा, चाहे पीजी लेवल का होगा, चाहे आपके 12th 11th बोर्ड के होंगे। तो मैं फिजिक्स, मेरा कर्तव्य पढ़ाना, आपका कर्तव्य फिजिक्स पढ़ना। मैं फिजिक्स से प्यार करता हूं और यही चाहता हूं कि आप लोग भी फिजिक्स से प्यार करना सीखें। कैसे करना सीखेंगे, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है। हमारे साथ बने रहिएगा बेटा, मैं पक्का आप लोग को फिजिक्स से प्यार करना सिखाऊंगा। और जब आप फिजिक्स से प्यार हो जाएगा ना, तो आप हर एक चीज में फिजिक्स ढूंढेंगे, सब सारी चीजें छोड़ देंगे ना। तो चलो, मैं हमेशा यही कहता हूं कि लव द फिजिक्स, फिजिक्स से प्यार करो ना। आज तो सब लोग यही कहते हैं लव द गर्ल ना, लड़की से प्यार करो। नहीं, लड़की से प्यार करना अलग सिनेरियो है ना, लव द फिजिक्स, फिजिक्स से प्यार करो बेटा। फिजिक्स बहुत मजेदार चीज है ना। ठीक है, तो अब बातें आते हैं हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की क्या होती है बेटा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लेकिन ये एक चैप्टर है बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक मतलब होता है, ठीक है, काला। ब्लैक मतलब होता है काला, बॉडी मतलब होता है कोई पिंड ना, और रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। तो ऐसा कोई काला विकिरण नहीं है ना, ऐसा कुछ, ऐसा हिंदी इसको सोच के बनाने की कोशिश मत करिएगा ना। ठीक है, हम बताएंगे क्या है, ठीक है, ये बताएंगे क्या है, लेकिन उससे पहले बेटा जो इसके अंदर पढ़नी है, जो हमारा बेसिक बनाना है, वो हम बेसिक बनाएंगे। क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैं आऊंगा इसी क्लास के अंदर आऊंगा और बेटर वे में समझ में आएगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। ठीक है, अच्छा, लेकिन उससे पहले बेटा जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे को पढ़नी है कि हमको पता है बेटा हीट क्या होता है ना, व्हाट इज हीट। कौन कौन बता सकता है, कितने लोग अपने 11th 12th की बेसिक भी पढ़ के आए। हीट बेटा, हिंदी वाले बच्चे बोले तो उसको उष्मा बोलते हैं, हीट बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे फट से हाथ खड़ा करके उनके मन में ये विचार आ रहा होंगे, सर हम बताएंगे, हम बताएंगे। आप लोग ऑफलाइन नहीं है, मैं समझ सकता हूं आपके लिए फीलिंग, ऑनलाइन है, लेकिन आप चाहे तो वीडियो पॉज करके अपने मन से बोल सकते हैं मेरे से, मैं सुन लूंगा। अगर आपका हमारा इंटरेक्शन है, अगर आप हमको दिल से मानते हैं, मैं आपको दिल से चाहता हूं, आप हमारे स्टूडेंट, मैं आपका टीचर, आप हमारे दोस्त, मैं आपका सखा, अगर मुझे आप समझते हैं तो आप बिल्कुल बोलेंगे, मेरे हृदय तक आपकी बात पहुंचेगी बेटा। अब बोलिए, देखिए आप में से ही कोई बच्चा कह रहा है कि सर हाँ, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है बेटा, ऊर्जा का ही एक रूप है ना। हाँ, मतलब ऊर्जा रूप बदल के आ गई है ना, मजा आया ना। ऊर्जा का ही एक रूप होती है, एनर्जी जो होती है, हीट जो होती है, एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है बेटा। पहली बात तो एक ध्यान से सुन लो कि मैं इस क्लास के अंदर जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं उसको बाकायदा डिफिनेशन नहीं लिखाने वाला। पता है क्यों? क्योंकि हमारा काम है समझना, हमारा काम है रटना नहीं। हम रटाते नहीं, हम समझाते हैं बेटा, प्यार से समझाएंगे, मुन्ना बाबू करके समझाएंगे, तुमको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि मैं बोर्ड पे डिफिनेशन लिखूं तो क्लास बेटा 45 मिनट क्लास आपका 1.5 घंटे का होगा, फिर आप बोरिंग फील करेंगे ना। क्लास छोटी हो लेकिन इंटरेस्टिंग हो, मजेदार हो, ऐसा पढ़े ऐसे लगे कि हम अचार खा रहे हैं, हम चटनी खा रहे हैं दाने के साथ, यानी कि वो जो भी हो, सारी चीज जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से, नमकीन खा रहे हो ना। ठीक है, अब कुछ ऐसे शराबी लोगों को कहेंगे सर ड्रिंकिंग के साथ नींबू ले रहे हैं ना, ऐसे बहुत मराओगे तुम लोग। ठीक है, तो अच्छा हीट क्या होता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा। हीट क्या होती है? ऊर्जा का ही एक रूप होती है, जो को पता है कि जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। कहां फ्लो करती है बेटा? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं थोड़ा थोड़ा लिखता चल रहा हूं ना, थोड़ा इसलिए लिखता चल रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, इंट्रैक्शन होगा। फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का ही एक रूप है ना, ऊर्जा का ही एक रूप है, जो क्या करती है बेटा, जो हाई टेम्परेचर से HT से, उच्च ताप से कहां फ्लो करती है बेटा? लो टेम्परेचर तक। कैसे फ्लो करती है बेटा? मैं बताऊं, अगर ज्यादा ध्यान से सुनोगे बेटा तो कभी कभी कुकर देखा है, खाना तो बना, कभी किचन में तो रूबरू हुआ ही होगा, किचन में गए ही होगे ना। तो किचन में जो आपका कुकर होता है या फिर केतली होती है जिसमें चाय बनाते हैं, उसके बेटा उसमें एक प्लास्टिक की रैप चढ़ाई जाती है, जहां से हैंडल जहां उसको पकड़ते हैं ना, एक प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। क्यों कोटिंग की जाती है? हमको पता है बेटा, जब हम उसको गर्म करेंगे ना, तो गर्म करेंगे तो जहां गर्म करेंगे वो बॉडी हॉटर होगी,
और जहां पकड़े हैं वो बॉडी कोल्डर होगी। तो हमको पता है कि हीट जो होगी ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जहां पकड़े होते हैं वो टेम्परेचर लो होता है और जहां वो गर्म होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो हीट क्या करती है, भागना शुरू करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक। इसलिए हमारा हाथ जल ना जाए इसलिए उसकी कोटिंग करते हैं ना। इसलिए क्या होता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो करता है, उससे बचने के लिए हम कोटिंग करते हैं दैनिक जीवन से समझे तो। ठीक है, तो हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। चलिए सर हमको समझ में आता है ना। इसका यूनिट क्या है मेरे मुन्ना, इसका यूनिट होता है जूल ना। हीट की यूनिट होती है जूल। बॉय जो एनर्जी का यूनिट होगा वही तो इसका भी यूनिट होगा ना। तो इसकी यूनिट जो है बेटा, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट जो है आप इसको यूनिट में बोल सकते हैं कि हीट की भी यूनिट जो एनर्जी की यूनिट होती है वही हीट की यूनिट होती है ना। इसका भी जूल ही होता है। ठीक है, डायमेंशन की बात मैं नहीं कर रहा, डायमेंशन की बात बहुत पुरानी हो चुकी है, आप लोग 12th सेशन में पढ़ के चले हुए हो ना। ठीक है, अच्छा हीट को कभी कभी हम ना, कभी कभी क्या हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से, या जिसकी श्रद्धा हो स्मॉल क्यू से, जैसे आपका मन हो ऐसे करते हैं। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू जो भी आपका मन है बेटा आप कर सकते हैं ना। अब बात होती है कि बेटा हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये मेरे को समझ में आया, लेकिन इसके बीच में एक शब्द छुपा है ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ द हीट। जरा ध्यान से देखना, मैंने कहा कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऊर्जा ना, उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ फ्लो करती, प्रवाह करती है। अब बात है बेटा ट्रांसफर, उष्मा हमारी ट्रांसफर तो हो रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, लेकिन कितने प्रकार का, हाउ मेनी टाइप्स, हीट कितनी प्रकार से ट्रांसफर हो सकती है ना। तो बात आती है क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट। हमको पता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा जो होती है, हीट जो होती है बेटा 3 प्रकार से ट्रांसफर होती है, वाया कंडक्शन, वाया कन्वेंशन, वाया रेडिएशन। हिंदी वाले बच्चे नहीं समझ में आया ना, वही संवहन, ठीक है, संचालन और विकिरण, संचालन, संवहन और विकिरण, यानी कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। अब समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया, पढ़े हुए हो ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे क्या इधर हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के हम क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है, ये पढ़ के आए हो ना, मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं पता है कि आप लोग कुछ बच्चे बहुत लापरवाही करते हैं ना। आप लोग 12th सेशन में अच्छे से नहीं पढ़े हैं किसी कारणवश, लेकिन बेटा अब मौका है, अब इस मौके को व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि अब जो पढ़ोगे वो आपके आने वाले जो आपका फ्यूचर होगा ना उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आप फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के रीजन में कुछ करना चाहते हैं बेटा, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। क्लासेस मेरी लंबी होती हैं मैं मानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि हर एक चीज जब तक क्लियर नहीं होती मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। मेरे को नहीं दिक्कत होती कि मेरा वीडियो 10 वीडियो 1 घंटे का बनता है, मुझे दिक्कत नहीं है पढ़ने में, मेरे को बोलने में दिक्कत नहीं है बेटा। तुमको ब्लूटूथ या फिर हेडफोन कान में लगा के सुनने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और रही बात डाटा की प्रॉब्लम, तो बेटा वीडियो डाउनलोड करके रख लिया करो, नो हेजिटेशन। कोई डिस्टर्ब करे, मोबाइल फ्लाइट मोड पे डाल के डाउनलोड करके आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है। पहला जिसको हम बोलते हैं बेटा, प्यारा सा नाम है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्शन। दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्शन। और तीसरा हम बोलते हैं बेटा क्या, तीसरा जो हीट ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं क्या, रेडिएशन। और यही जो रेडिएशन है ये आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक पार्ट है। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें रेडिएशन नाम का शब्द आया ना, तो सबसे पहले जानेंगे रेडिएशन क्या होता है। लेकिन रेडिएशन जानेंगे तब ना बेटा जब हम जानेंगे कन्वेक्शन और कंडक्शन क्या होता है। यानी इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं चालन ना, इसको बोलते हैं चालन, वो चलनी चालने वाला चालन नहीं, ये चालन है ना। क्या बोलते हैं, चालन, संवहन, इसको क्या बोलते हैं, संवहन। और इधर लास्ट में क्या होता है बेटा, इधर लास्ट में होता है विकिरण। क्या होता है बेटा, विकिरण ना। क्या होता है बेटा, विकिरण ना। और यही हमको विकिरण पढ़ना है, ये विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि कृषिका पिंड के बारे में पढ़ना है, कृषिका पिंड का विकिरण के बारे में पढ़ना है, कृषिका पिंड, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो इस पेज को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसके बारे में बताना है ना, मुझे डिटेल नहीं बताना है, लेकिन आपको समझाना है कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन में क्या अंतर होता है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको फिर से मैं इसको कट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूं ना। मैंने क्या बताया बेटा, 3 तरीके से मैं हीट ट्रांसफर होती है। चलो इधर बड़ा बनाता हूं ना, इधर मेरे को लिखना है ना, इधर बड़ा बनाता हूं। थोड़ी सी राइटिंग मेरी थोड़ी सी अजूबा है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे हाथ में बेटा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि मैं ज्यादा देर तक इसको ऊपर उठा नहीं सकता हूं। ठीक है, कुछ बचपन की प्रॉब्लम्स है, कुछ चोट लगी हुई है इसमें, तो मैं इसको ज्यादा देर तक ऊपर नहीं उठा सकता ना, दर्द होने लगता है। ठीक है, फिर राइटिंग से कंप्रोमाइज कर सकते हैं ना। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये कंडक्शन होता है ना, फिर भी कोशिश करूंगा कि अच्छा ही लिखूं,
कंडक्शन होता है बेटा ना, दूसरा क्या होता है, दूसरा कन्वेक्शन होता है, ठीक है, कन्वेक्शन होता है, और तीसरा क्या होता है बेटा, अपने मन में मेरे साथ बोलते रहा करो ना, इससे क्या होता है ना कि इससे बेटा जो तुम लोग का ये दिमाग में ना ये पता रहता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा चुपचाप होकर मत पढ़ा करो। जैसे मैं लिख रहा हूं कंडक्शन, तुम उसके आगे का बोलो कन्वेक्शन, मैं कन्वेक्शन जब पूछो उसके आगे का अपने मन में बोलो रेडिएशन, ऐसा याद होगा ना। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे चालन, संवहन और विकिरण, मैं लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, अच्छा कंडक्शन की फिनोमिना, कंडक्शन जो होता है एक टाइप का हीट ट्रांसफर है ना, बोलते हैं तीनों टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो कंडक्शन जो है वो एक प्रकार का हीट ट्रांसफर है, लेकिन होता किस में है बेटा, कंडक्शन की फिनोमेना हमको देखने को मिलती है सॉलिड में। एक्चुअली किस में देखने मिलती है, सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के वाया होता है ना, सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के वाया होता है। लिक्विड वाली जो चीजें होती हैं, अल्कोहल नहीं, पीने वाली नहीं, लिक्विड की जो चीजें होती हैं, जो चीजें तरल होती हैं, लिक्विड की जो चीजें होती हैं उसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वाया कन्वेंशन होता है। और इसको बताएंगे ना, इसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों को जान ले, क्योंकि वो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, उसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले इसको तो समझ ले। तो मैंने बोला कंडक्शन जो होता है, सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के वाया होता है ना, लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन के बारे में, उसको बताएंगे, उसको पेशेंसफुल रखो ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें जो होता है, इसमें जो हीट का ट्रांसफर, सॉलिड में क्या होता है बेटा, सॉलिड में देखो हमको पता है कि सॉलिड में ऐसे ऐसे जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं बेटा, ऐसे पास पास अरेंज होते हैं ना, ऐसे पास पास अरेंज होते हैं सॉलिड में। अब जब हम एक जगह से यहाँ टेम्परेचर देंगे, अभी एक जगह से मैंने क्या किया, उसका टेम्परेचर दिया, उसको मैंने हीट दिया, क्या दिया बेटा, यहां से टेम्परेचर देने का मतलब बेटा टेम्परेचर इज रिलेटेड विद द हीट, मैंने हीट दिया बेटा, तो हीट पाने से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। जो पहला एटम था, जिस पहले एटम को मैंने यहां पे दिया हीट ट्रांसफर, हीट इसको दिया, तो हीट पाके इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, ये लगा वाइब्रेट करने अपनी मीन पोजीशन से अबाउट बहुत तेजी से, पहले हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा था, क्योंकि पता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो होता ही है ना, तो रूम टेम्परेचर पे अपने काइनेटिक एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल जो होते हैं पास पास सटे होते हैं, लेकिन वाइब्रेट करते हैं धीरे 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 धीरे। लेकिन जैसे मैंने हीट दे दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है ना, उसमें क्लासिकल में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ 3/2 kT होता है, तो वो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगता है। तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बेटा, तो ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा, ये इससे कोलाइड होगा, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा, ये भी कोलाइड होना शुरू कर जाएगा ना, ये भी कोलाइड होना, इसका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ये वाला इसको ही ट्रांसफर कर देगा, ये भी क्या कर देगा, ये भी कोलाइड होना शुरू कर जाएगा। इस तरीके से बेटा ये कोलाइड हो जाएगा इससे, ये कोलाइड हो जाएगा इससे, कोलाइड हो जाएगा इससे, और ये कोलाइड फाइनली जो तुमने यहां पे एनर्जी दी थी वो एनर्जी तुमको यहां पे मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने यहां पे जो एनर्जी दी थी हीट के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ये इससे टकराया, इसको काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, ये इससे टकराया, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया, लास्ट में यहां पे क्या हुआ, देखा तुमने जो एनर्जी यहां दी थी वो एनर्जी यहां पहुंच गई, यानी हीट का ट्रांसफर हो गया। लेकिन इस चीज में एक चीज बहुत कांस्टेंट है कि यहां पे मॉलिक्यूल, एटम या आयन, जो भी ये चीज है, जो भी ये मैंने गोला गोला बनाया है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, या आयन भी हो सकते हैं, ये इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहां पे मॉलिक्यूल या एटम का ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो अपनी जगह पे फिक्स है बेटा, वो नहीं हिल रहा है, बस वो ऐसे ऐसे गुनगुना रहा है, ऐसे ऐसे गुनगुना रहा है ना, ऐसे ऐसे डांस होता है ना, अपनी जगह पे ऐसे ऐसे डांस कर रहा है। तो उनके साथ सामने खड़ा है, वो भी टकरा रहा है, वो भी डांस कर रहा है, ऐसे जैसे ना, जैसे कि ऐसे करंट, 4 लोग लाइन में खड़े हैं, सपोज दैट 4 लोग लाइन में खड़े हैं, और पीछे वाले को तुमने बिजली का शॉक का क्या लगा दिया, बिजली का झटका दे दिया, तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ना, जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे तो उसको सामने वाला भी उससे अटैच है, तो वो भी ऐसे वाइब्रेट करेगा, और वो भी, और फाइनली जो सबसे अंतिम वाला बंदा होगा ना, उसको भी, वो भी लास्ट में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा ना। तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल, आदमी नहीं मूव कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी तुमने लास्ट वाले मैन को दी थी ना, मुझे दी थी, ये धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते सबसे पहले वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। तो इसमें मॉलिक्यूल, एटम का मूवमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये चीज याद रखना ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इधर लिख दे रहा हूं, इसमें लिख दे रहा हूं, नो मूवमेंट, ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ क्या होता है, ऑफ मॉलिक्यूल या आयन या एटम, जो भी आप बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये एटम भी हो सकता है ना, ठीक है। यहां पे कोई मूवमेंट नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे मूवमेंट नहीं होता किसी मॉलिक्यूल का, एटम का, लेकिन फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है ना। अब इसमें क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड में पता होता है बेटा, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं बेटा, थोड़े दूर दूर होते हैं ना, ऐसे रैंडमली लिक्विड के मॉलिक्यूल, क्योंकि लिक्विड जो होता है पता है ना, उसके वो थोड़ी सी इनकी वो जिस भी बर्तन में रखते हैं उसका आकार लेते हैं बेटा, तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ये थोड़ा लाइटली बाउंड होते हैं
ठीक है। जब इनका जब टेम्परेचर, इनको कुछ टेम्परेचर देंगे बेटा, इनका जो हम क्या कर देंगे, इनको टेम्परेचर यानी कि इसको कुछ हीट देंगे बेटा, तो हीट देने से क्या होगा बेटा ना, हीट जो देंगे ये जो सारे मॉलिक्यूल है वो कहां भागेंगे, ये लोअर टेम्परेचर की तरफ भागेंगे। जो गर्म करेंगे, जो सिरा गर्म करेंगे उसको छोड़ के ये कहां भागना शुरू करेंगे, ये सारा का सारा जो हो जाएगा ये सारा लोअर टेम्परेचर की तरफ भागना शुरू कर देंगे ना। यानी कि अभी कुछ देर बाद जब इसको एनालिसिस करोगे, कुछ देर बाद इसको यहां पे देखोगे तो यहां पे 1 की 2 की मॉलिक्यूल रह जाएंगे और जहां पे लोअर टेम्परेचर होगा बेटा ना, वहां पे तुमको ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल पहुंच जाएंगे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली यहां पे जब जैसे तुम हीट दे रहे हो, ये जो मॉलिक्यूल एटम जो भी होंगे वो क्या कर रहे हैं, यहां पे हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन किसके वाया, ये वाया हो रहा है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहां पे पार्टिकल मूव कर रही है, वो एनर्जी लेके जा रही है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब पार्टिकल या मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस हीट के ट्रांसफर की इस प्रक्रिया को बोलते हैं कन्वेक्शन यानी कि संवहन। ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे मॉलिक्यूल या एटम का जो होता है बेटा, एटम का क्या होता है, एटम का मूवमेंट होता है, वो मूव करती हैं ना। जैसे मैं बताऊं, अगर ये इसका नॉर्मल एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा बेटा, घर में कैसे, घर में पानी खौलाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाने से पहले पानी खौलाते हैं बेटा, पानी खौलाते हैं। तो कभी पानी जब खौलना स्टार्ट करे तो बहुत ध्यान से देखना जो नीचे से बुलबुले बनते हैं ना सबसे पहले, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, तो नीचे के बुलबुले बनते हैं और वो बुलबुले कहां जाते हैं, ऊपर की तरफ। फिर ऊपर से एक बुलबुला नीचे जाता है, वो गर्म होकर फिर वो ऊपर आता है, फिर ऊपर का ठंडा बुलबुला नीचे आता है ना, और नीचे का गर्म बुलबुला ऊपर जाता है। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल का ही तो ट्रांसफर हो रहा है ना। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो गर्म कर रहे हैं, जो नीचे वाला पोर्शन का गर्म हो रहा है, तो मॉलिक्यूल जो हॉटर हैं वो भाग रहे हैं कहां, वो भाग रहे हैं लोअर टेम्परेचर की तरफ, और लोअर टेम्परेचर वाले फिर हायर टेम्परेचर की तरफ आ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पे हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है। इस तरह से क्या होता है कि सारा ऊपर का जो ठंडा मॉलिक्यूल है वो नीचे के गर्म होता है, और नीचे का सारा गर्म मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है। इस तरीके से पूरा का पूरा पानी ही गर्म हो जाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तुम नीचे से गर्म करते हो और पानी ऊपर तक गर्म हो जाता है। एक्चुअली क्या हो रहा है, वहां पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हीट का ट्रांसफर वहां मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा है, वहां एटम के थ्रू हो रहा है ना। तो जब एटम के थ्रू या मॉलिक्यूल के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है तो उष्मा के प्रवाह के इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कन्वेक्शन यानी कि संवहन ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों ही चीज के लिए चाहे कंडक्शन के वाया हीट का ट्रांसफर हो रहा है, चाहे कन्वेक्शन के वाया हीट का ट्रांसफर हो रहा है, दोनों के लिए एक सबसे जरूरी चीज होती है बेटा, वो होती है मीडियम। क्या होती है, मीडियम। यही डिफरेंशिएट पैदा करेगी हमको रेडिएशन में ना। क्या होती है, कंडक्शन में भी हीट का ट्रांसफर होता है, यहां पे मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं। कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन यहां पे मॉलिक्यूल मूव करते हैं ना। लेकिन अब बात आती है कि इन दोनों के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है बेटा, इसमें भी मीडियम है, इसका मीडियम सॉलिड है, इसका मीडियम लिक्विड है ना। दोनों के लिए मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन भी क्या होती है, एक हीट ट्रांसफर का मेथड होता है, एक हीट ट्रांसफर का टाइप्स होता है। लेकिन इसमें जो क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है विदाउट एनी मीडियम। यहां पे मीडियम की जरूरत नहीं कर पड़ती ना। यहां पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर ऑफ हीट लिख सकते हैं इसको, क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम। क्या, जब किसी मीडियम के जरूरत में यानी बिना उसके जरूरत के हीट का ट्रांसफर हो, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्या, रेडिएशन। जैसे कि हमारे सन से जो लाइट आती है, उस प्रकार की रेडिएशन को क्या बोलते हैं, उस प्रकार की रेडिएशन को बोलते हैं हम जो सन से जो लाइट आती है उसको रेडिएशन बोलते हैं। क्योंकि सन से जो लाइट आती है बेटा, वो बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है, और उनको आने के लिए, यहां पहुंचने के लिए, उस सूर्य की जो उष्मा को यहां पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो सूर्य से जो उष्मा निकलती है, उसका जो प्रवाह होता है वो रेडिएशन के फॉर्म में होता है, उसका जो फ्लो होता है वो रेडिएशन के फॉर्म में होता है। तो समझ में आया बेटा, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन में क्या अंतर है। रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, इसको संचालन बोलते हैं, कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें पार्टिकल का मूवमेंट होता है। और दोनों चीज के लिए सबसे जरूरी चीज होती है मीडियम। दोनों कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम जरूर होना चाहिए।
ठीक है। लेकिन रेडिएशन के लिए, विकिरण के लिए हमको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका एग्जांपल जैसे सन से जो हीट आती है, सन से जो ऊष्मा हमारी त्वचा तक हम पहुंचती है, वो क्या करती है, वो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम ट्रेवल करके आती है, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है। तो यहां पे जो बिना मीडियम के जब हीट का ट्रांसफर होने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट वाया रेडिएशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रेडिएशन हो गया ना। ठीक है, ये चीज तो समझ में आया कि इसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम दोनों में रिक्वायर्ड होता है ना। जैसे कि कन्वेक्शन में बताया था बेटा, कन्वेक्शन में पानी गर्म करने का एग्जांपल है, पानी गर्म करते हो, इसका एग्जांपल बेटा जैसे लोहे की रॉड गर्म करते हो, एक सिरा पकड़ते हो, दूसरा सिरा गर्म करते हो, तो धीरे धीरे आपके हाथों तक लगता है कि गर्म हो गया है सिरा। क्यों? वहां पे पार्टिकल का मूवमेंट तो हो नहीं रहा, लेकिन हाँ उसके अंदर के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही, वो मॉलिक्यूल जंप कर रहा, वाइब्रेट कर रहा, धीरे धीरे दूसरे एटम से टकरा रहा, वो जंप कर रहा, दूसरे एटम से टकरा रहा। इस तरह मॉलिक्यूल तो नहीं मूव कर रहे, अपने पोजीशन से नहीं हिल रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, धीरे 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 एनर्जी का ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन के थ्रू, चालन के थ्रू ना। और हो गया कन्वेक्शन के थ्रू, से पानी गर्म करते हैं, नीचे का गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे टेंपरेचर बढ़ाते हैं, नीचे गर्म मॉलिक्यूल का डेंसिटी घट जाता है। टेंपरेचर डेंसिटी पे रिलेशन होता है बेटा ना, टेंपरेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की डेंसिटी घट जाती है। तो नीचे वाली मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा थी, जैसे टेंपरेचर बढ़ाया उसकी डेंसिटी घट गई, और डेंसिटी घट गई तो वो मॉलिक्यूल ऊपर चला गया। अब ऊपर वाला ठंडा था तो उसका डेंसिटी बढ़ गया तो नीचे चला आया, अब नीचे वाला भी गर्म हुआ ऊपर चला गया। सर ऊपर का जितना भी ठंडा मॉलिक्यूल था नीचे आ गया, और नीचे गर्म मॉलिक्यूल ठंडा हो गया। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है, मॉलिक्यूल चलते रहते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलते रहते हैं। तो ये प्रोसेस कन्वेक्शन के थ्रू क्या हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। और रेडिएशन का मैंने बता दिया। ठीक है, ये दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है, इसको कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जो होता है, अब से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, इससे भी पहले टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन अब जो होता है बेसिकली हमको पढ़ना क्या है। अब हमने रेडिएशन पढ़ा बेटा, अब हम आएंगे थर्मल रेडिएशन पे। क्या पढ़ाएंगे? थर्मल रेडिएशन। सर रेडिएशन तो सुना है, थर्मल रेडिएशन क्या होता है? थर्मल मतलब होता है, थर्मो मतलब होता है उष्मा। क्या होता है बेटा? थर्मो मतलब होता है उष्मा ना, उष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मो मतलब उष्मा, थर्मल मतलब भी उष्मा ही होगा। थर्मल रेडिएशन यानी कि उष्मीय विकिरण। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं उष्मीय विकिरण। हिंदी वाले बच्चे इसको लिख लेंगे, क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल रेडिएशन यानी उष्मीय विकिरण। ठीक है, थर्मल रेडिएशन क्या होता है ना, थर्मल रेडिएशन क्या होता है ना। जैसे मैं कहूं कि थर्मल रेडिएशन क्या होता है, चलो इसको डिफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं ना। थर्मल रेडिएशन क्या होता है बेटा? अगर मैं थोड़ा सा मार्कर इंक चेंज कर लूं ना, थोड़ा सा इसको दूसरे कलर का ले लूं। ठीक है, चलो थर्मल रेडिएशन क्या होता है? थर्मल रेडिएशन क्या होता है कि टेंपरेचर की वजह से ड्यू टू वर्च्यू ऑफ टेंपरेचर की वजह से जब कोई बॉडी, कोई भी बॉडी ना, चाहे कोई सी दुनिया के संसार कोई भी बॉडी हो, टेंपरेचर की वजह से जब वो हीट को इमिट करती हो, जब वो रेडिएशन इमिट करती हो, तो उस टाइप के हम रेडिएशन को बोलते हैं थर्मल रेडिएशन ना। थर्मल रेडिएशन क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, हीट टेंपरेचर की वजह से ड्यू टू वर्च्यू ऑफ ना रेडिएशन, या फिर बोल दिया इधर रेडिएशन ड्यू टू वर्च्यू ऑफ टेंपरेचर की वजह से ना, टेंपरेचर की वजह से जो भी हमारी रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, जो भी उष्मा का विकिरण हो रहा है, जो भी हीट का रेडिएशन हो रहा है, टेंपरेचर की वजह से जो भी रेडिएशन निकल रही है, उसको बोलते हैं हमका थर्मल रेडिएशन ना। क्या मैंने क्या बोला? टेंपरेचर, किसी बॉडी के टेंपरेचर की वजह से जो क्या हो रही है, ऊर्जा का विकिरण हो रही है, उसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। जरा मैं बोलूं कि बेटा ये जो क्या है, बॉटल का जो कैप है, मेरे पास यही भी एग्जांपल मिला प्रेजेंट टाइम में, मेरे को दिख नहीं रहा। मैं बोला ये जो बॉटल का कैप है बेटा ना, जो भी ये क्या है, ये किनली का बॉटल है, पता नहीं क्या है, जो भी है मिनरल वाटर है बेटा, इसका ये कैप है। बेचारा उससे निकाल दिया हूं। ठीक है, वो चिल्ला रहा है, कुछ देर बाद लगा दूंगा। ठीक है, ये कैप है। अब ये कैप मैं कह रहा हूं बेटा, ये कैप जो है वो रेडिएशन इमिट कर रही है ना, रेडिएशन इमिट कर रही है। अब सर कहेंगे मेरे को तो दिख नहीं रही है, मेरे को तो दिख नहीं रही, सर मानेंगे नहीं, ये तो ग्लो तो कर नहीं रहा, चमक तो रहा नहीं भाई। जो रेडिएशन इमिट करेगा भाई हमको चमकता हुआ दिखेगा। अच्छा चलो ठीक है, इसको बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये समझ लो बेटा, रेडिएशन समझ में, थर्मल रेडिएशन क्या होता है? थर्मल रेडिएशन क्या होता है? जो टेंपरेचर की वजह से जब कोई बॉडी क्या करती है, जब कोई बॉडी उष्मा को क्या करती है, विकिरित करती है, उसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। उष्मा को जब अपने अंदर से निकालती है, यानी कि रेडिएशन जब अपने अंदर से इमिट करती है, उसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। अच्छा, थर्मल रेडिएशन जो होता है बेटा ना, थर्मल रेडिएशन जो होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि
थर्मल जो रेडिएशन होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। छोटा मैं इसका तुमको नोट्स बेटा प्रॉपर प्रोवाइड करा दूंगा ना। प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा कि जो थर्मल रेडिएशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। दूसरी बात क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन में चलती है। भाई हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है, और इसकी जो स्पीड होती है, जो रेडिएशन निकलता है उसकी जो स्पीड होती है वो c होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इतनी चीज हमको पता होनी चाहिए कि ये होती है जो थर्मल रेडिएशन से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर वाइज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। यानी कि उनका जो रेडिएशन होता है, जो थर्मल रेडिएशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ ठीक है, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो भी तो सन से आती हैं, और सन के पास भी तो कुछ टेम्परेचर होता है ना, तो टेम्परेचर की वजह से उसके क्या, और इसके अंदर से जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं तो उसको थर्मल रेडिएशन ही बोलते हैं। तो थर्मल रेडिएशन का जो रेडिएशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर चलो जरा से भी जानो कि जो सूर्य से जो उष्मा आती है, सूर्य से जो विकिरण आती है, उसमें कितने प्रकार के रेडिएशंस पॉसिबल होते हैं, ये मेरे को पता है अच्छे से ना। पता है कि नहीं पता है? सच बताना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम है, उसमें कितने कलर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कितने कलर आते हैं? अगर नहीं आते बेटा तो ये याद कर लो, CGXU, ये भी कैपिटल लिख रहे हैं, VIMR। ये मतलब C मतलब कॉस्मिक ना, मैं बता रहा हूं, C मतलब कॉस्मिक, G फॉर गामा रे, X फॉर एक्सरे, U मतलब अल्ट्रावायलेट, V फॉर विजिबल। और विजिबल में भी 7 कलर आती हैं बेटा, क्या? विजिबल में भी 7 कलर आती हैं, विबग्योर। क्या आती हैं? विबग्योर। I फॉर इंडिका, M फॉर माइक्रोवेव, R फॉर रेडियो वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होती हैं? ऐसा कोई स्पेक्ट्रम जिसमें सभी प्रकार के लाइट प्रेजेंट हो, सभी प्रकार के विकिरण प्रेजेंट हो, सभी प्रकार के रेडिएशन प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी देखो इसमें कॉस्मिक भी है, गामा भी है, एक्सरे भी, जितने भी नोन हमारे लाइट हो, जितना आज तक हम जान पाए हैं, सभी प्रकार के उसमें विकिरण प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। और विजिबल में साथ आती है, ये हमको विजिबल एज में आती है। इनका विजिबल एज में मतलब 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके 7000 एंगस्ट्रॉन तक के बीच की जो लाइट होती हैं वो हमको दिखती हैं, और उसको बोलते हैं विजिबल रेंज में, उसको विबग्योर वायलेट, यानी वो हिंदी वाले कहते हैं बैनी, पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, ठीक है, नारंगी, ये भी होता है। और हिंदी वाले बच्चे हैं बोलते हैं वॉयलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और 7 कलर होती हैं, जैसे इंद्रधनुष में कलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसको इंफ्रारेड बोलते हैं, जिसका वेवलेंथ रेड से बड़ा होता है उसको इंफ्रारेड बोलते हैं, क्योंकि इधर जाने पे बेटा, इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है, इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज करता है। क्या करता है बेटा? वेवलेंथ इंक्रीज करता है। तो यानी इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज करता है, तो इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बता रहा है, यानी कि सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा रेडियो वेव का ना, रेडियो वेव का, और सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगा, कॉस्मिक रे का होगा। लेकिन कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें और फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली होता है, क्योंकि हमको पता है कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है c/λ ना, यानी कि न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ, कि जिसका लैम्डा ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इतना याद रखना। यानी कि विजिबल यानी कि रेड के बाद जिसका वेवलेंथ आता है उसको इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड से भी बड़ा जिसका वेवलेंथ आता है उसको माइक्रोवेव बोलते हैं, माइक्रोवेव से भी बड़ा जिसका वेवलेंथ आता है उसको बोलते हैं रेडियो वेव ना। इतना याद रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इतने प्रकार की लाइटें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमने क्या बनाया? थर्मल रेडिएशन, जो टेम्परेचर की वजह से जो हमारे रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं, जो निकल रही है ऊर्जा, उसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन बेटा। इसमें थर्मल रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर वाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, जैसे हर एक लाइट, हर एक प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में चलती है, और इनकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, इतना तो समझ में आया तुमको ना। ठीक है, अब बात आती है कि अच्छा ये क्या करती हैं, ये भी जो थर्मल रेडिएशन है ये भी हमारा रिफ्लेक्शन पूरा नहीं लिख रहे हैं, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन ना, पोलराइजेशन, डायफ्रेक्शन, यानी मैं बोल दूं बेटा ना, इंटरफेरेंस, मैं इसको लिखा दे रहा हूं। क्या होता है हिंदी वाले बच्चे? रिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण ना। ठीक है, व्यतिकरण क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ना, व्यतिकरण बोलते हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं? डायफ्रेक्शन को बोलते हैं विवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन, डायफ्रेक्शन
ठीक है। तो ये सारी प्रकार की घटनाएं हमारा थर्मल रेडिएशन भी शो करती हैं, क्योंकि थर्मल रेडिएशन वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर होती हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं थर्मल रेडिएशन की। आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मल रेडिएशन होता क्या है। मैंने बोला कि टेम्परेचर की वजह से जो बॉडी ना, जो भी रेडिएशन इमिट करे उसको थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। मैंने बोला बेटा मैं भी थर्मल रेडिएशन इमिट कर रहा हूं, कैसे, क्यों नहीं इमिट कर सकता, कैसे नहीं इमिट कर सकता, आप भी रेडिएट इमिट कर रहे हैं, आप भी थर्मल रेडिएशन इमिट कर रहे हैं ना, आपके बगल बैठा पड़ोसी भी थर्मल रेडिएशन इमिट कर रहा है। इस संसार के जितने भी बॉडीज हैं सभी थर्मल रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। सर कैसे, मैं कैसे मानूं, कोई तो मुझे दिख नहीं रहा। अगर भाई वहां से लाइट निकल रही, रेडिएशन मतलब लाइट, अगर लाइट निकल रही है बेटा तो हमको दिखना चाहिए सर, लेकिन हमको दिखता नहीं है। कोई चीज ग्लो करती है तो दिखती नहीं है, कैसे हम मान लें थर्मल रेडिएशन इमिट कर रहा है। मैं कहता हूं कि ये कैप है, जो ये कैप भी थर्मल रेडिएशन इमिट कर रहा है। दिख रहा है ये चमकता हुआ, चलो मैं लाइट भी बंद कर दूंगा इस कमरे का तो भी ये चमकता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, ये तो इसके पास भी ना कुछ टेम्परेचर होगा भाई, इसके पास भी तो रूम टेम्परेचर होगा, मेरे पास भी रूम टेम्परेचर है, आपके बॉडी का टेम्परेचर है ना। अगर टेम्परेचर है तो थर्मल रेडिएशन इमिट करना है, ये तो प्रोसेस है। थर्मल रेडिएशन क्या होती है, टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन होती है। मेरा भी टेम्परेचर है, आपका भी टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर है, दुनिया के जितने भी जीव प्राणी है उसका भी टेम्परेचर है, वो भी थर्मल रेडिएशन इमिट करती है। लेकिन सर दिखता नहीं है, कैसे नहीं दिखता है। आप में से कितने बच्चे पबजी खेलें, जरा हाथ उठाओ, हाथ खड़ा करो भाई। बहुत लोग खेले पबजी, नहीं खेले हो, चलो खैर कोई बात नहीं। वो डिस्कवरी चैनल कितने लोगों ने देखा है, डिस्कवरी चैनल तो देखा होगा ना भाई, इतना तो देखा होगा ना, ठीक है चलो। अच्छा वो भी नहीं देखा, अच्छा कितने लोगों ने ये सीन देखा है, कितनी मूवी में सीन देखा है कि रात में जब सैनिक लोग कहीं हमला बोलते हैं तो रात में दुश्मनों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो रात में कभी कभी जैसे कि कोई मूवी में देखा हो कि रात में किसी फौजी किसी बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे दुश्मन के इलाके में चले गए। हमारे फौजी जो होते हैं और क्या करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन के इलाके में चले गए। रात का समय था, ऐसे राइफल्स लेके ऐसे लगे हुए हैं। अब रात के समय तो लाइट रहती नहीं है, अंधेरा रहता है, लेकिन उसमें कैसे दुश्मन को ढूंढ पाते हैं, तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ सीन दिखागा कि ऐसे वो कैमरे से देखते हैं, उनके कैमरे में लेंस लगा होता है बेटा, ऐसे लेंस से देखते हैं तो उनको पूरा रेड जहां पे हमारा टारगेट होता है बेटा उसे रेड दिखता है ना, ऐसे रेड दिखता है। यानी आदमी खड़ा होगा, आदमी नहीं दिखेगा, लेकिन वो पूरा रेड दिखेगा। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जो कैमरा होता है ना, जो वहां पे जो हम लेंस से देख रहे होते हैं वो इंफ्रारेड कैमरा होता है। सर इंफ्रारेड क्या होता है बेटा, इंफ्रारेड क्या होता है, इंफ्रारेड मतलब पता है, हमको पता है कि वो बॉडी है, जो भी इंसान, जो भी सैनिक होगा, जो भी दुश्मन होगा, वो बॉडी रखा अपने, उसके पास शरीर होगा, उसके पास शरीर है तो उसके पास टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर होगा तो वो क्या कर रही है, वो रेडिएशन इमिट कर रही है। अब हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि वो रेडिएशन हमारी विजिबल रेंज में नहीं आ रही है, वो 7000 से 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में नहीं आ रही है, वो उससे भी ऊपर जा रही है, यानी कि वो इंफ्रारेड रीजन में जा रही है। तो उसको देखने के लिए, क्योंकि बेटा हमारा टेम्परेचर लो होता है ना, टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो टेम्परेचर लो होता है तो उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। मैं बताऊंगा अभी, एक फार्मूला बनता है ना, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, पढ़ाऊंगा आगे। यानी कि अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का लो रहता है तो उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब विजुअल से भी पार करके 7000 पार करके इंफ्रारेड में चला गया। अब इंफ्रारेड तो हमारी आंखों से दिखेगा नहीं, इंफ्रारेड को देखने के लिए हमको IR कैमरा चाहिए, इंफ्रारेड कैमरा चाहिए। इसलिए सैनिक लोग रात में थर्मल रेडिएशन की वजह से, जो उनके अंदर से थर्मल रेडिएशन निकल रहे हैं, जो उनके अंदर से IR रेज निकल रही है, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही हैं, उसको वो कैमरा कैच कर लेता है। आंखें कैप्चर करे ना करे, लेकिन कैमरे क्या करते हैं, इंफ्रारेड जो लाइटें आ रही होती हैं बॉडी, ह्यूमन के बॉडी से, वो कैप्चर कर लेती हैं और निशान लगा के सैनिक जो हमारा होता है दुश्मन मार दिया जाता है, खत्म हो जाता है। उसको तो पता भी नहीं चलता कोई निशाना मार रहा है। लेकिन हम निशाना टारगेट पे कुछ चीजें नहीं देखेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा उसका जो बॉडी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा वो हमको लाल दिखेगा, तो लाल दिखेगा तो हम मार देंगे, धाड़ से दुश्मन उड़ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है, यानी कि टेम्परेचर तो होता है, लेकिन वो टेम्परेचर इतना सुटेबल नहीं होता कि वो इस प्रकार का वेवलेंथ इमिट कर पाए, इस प्रकार की लाइट इमिट कर पाए जो हमारी विजिबल में है। जिन लाइट का रेंज 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉन या 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच में आएगा, उसी को हम देख पाएंगे। अभी हम ये पढ़ाएंगे कि जब हमारा टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, और वेवलेंथ बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि वो विजिबल पार करके इंफ्रारेड में चला जाएगा। इसलिए हम नॉर्मल बॉडी, आप हो गए, आपके पापा हो गए, आपके मम्मी हो गए, घर परिवार रिश्तेदार जितने भी होंगे, वो सब भी रेडिएशन इमिट करते हैं, लेकिन वो हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं आते, वो इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत लो होता है इन कंपेयर विद द अदर बॉडीज। ठीक है, जैसे कि एक लोहा गर्म करो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक लोहा गर्म करो, पहले लोहा तुमको लाल होगा, लाल से बाद ऑरेंज बनेगा, ऑरेंज के बाद येलो बनेगा, येलो के बाद व्हाइट होगा, और येलो के बाद ब्लू होगा, और ब्लू के बाद सबसे ज्यादा व्हाइट होगा ना।
पहले क्या बनेगा, पहले लोहा गर्म करोगे तो लाल होगा। लाल किस लिए होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेडिएशन इमिट कर रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है तो किस रेंज में आ रहा है, वो रेड में आ रहा है, यानी हमको विजिबल रेंज में आ रहा है ना, विजिबल रेंज में आ रहा। तो इससे पहले क्या था, गर्म कर रहे थे, थोड़ा सा भी टेम्परेचर मान लो टेम्परेचर तुमने 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बढ़ाया है, 10 डिग्री बढ़ाया, 20 डिग्री बढ़ाया, तो तुमको कुछ रेडिएशन कुछ कलर नहीं दिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब रेडिएशन इमिट नहीं कर रही है, लेकिन वो तुमको दिख नहीं रहा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर पर्टिकुलर सुटेबल रेंज तक पहुंच जाएगा तो तुमको वो लाल दिखेगा, यानी कहां अब विजुअल रेंज में आ गई। लाल से फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा ऑरेंज ना, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर लास्ट में व्हाइट, यानी कि सभी प्रकार की लाइट मिल गई। भाई सभी प्रकार के रंगों को मिला दोगे, सभी प्रकार की लाइट मिला दोगे तो व्हाइट लाइट हो जाएगा। अब उसके बाद जब गर्म करोगे तो व्हाइट के बाद भी गायब हो जाएगा, तुमको दिखेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अब पार करके वो अल्ट्रावायलेट में चली गई, तुमको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्परेचर वाइज हमारा वेवलेंथ भी चेंज करता है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्मल रेडिएशन होता है। अब बात करें थर्मल रेडिएशन, यानी कि ये क्या करते हैं बेटा, ये कोई बॉडी है, अब जरा समझो, ये कोई बॉडी है ना, ये कोई हमारी बॉडी है, इसका कुछ टेम्परेचर टी है बेटा ना, इसका कुछ टेम्परेचर टी है। भाई टेम्परेचर होगा तभी तो क्या करेगी, तभी तो रेडिएशन इमिट करेगी ना, तभी तो रेडिएशन इमिट करेगी बेटा ना। अब इसका टेम्परेचर टी है, मैंने बोला इसका टेम्परेचर टी है बेटा, तो ये थर्मल रेडिएशन इमिट कर रही होगी। लेकिन भाई ये जहां रखा हुआ है उसके आसपास लाइट भी तो इस पर टकरा रही होगी ना बेटा, लाइट आ रही है, लाइट इससे टकरा रही है, लाइट टकरा रही है तो कुछ पार्ट ये क्या कर रहा है, कुछ पार्ट ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो ये ब्लू कलर का है बेटा ना, कैसा कलर का है, ये जो भी बॉडी है ये देखने में ब्लू कलर है ना। मेरा ये शर्ट नहीं, मेरा ये लोगो देख लो डीएनएस का ना, डीएनएस का लोगो देख लो, ये ब्लैक किस लिए दिखता है, ये ब्लैक किस लिए दिख रहा है, यानी कि इस पर लाइट पड़ रही है, जितनी भी लाइट पड़ रही है सबको एब्जॉर्ब कर जा रहा है, तुम्हारी आंखों तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा है ना। मैं बोलूँ कि बेटा, मैं बोलूँ कि अगर ये कलर, अगर क्या बताऊँ, जैसे कि मेरे को देखने को नहीं मिल रहा, जैसे कि ये देखो बेटा ना, ये जो कलर है ये मेरा ये है, ये येलो क्यों दिख रहा है, या फिर जो भी कलर होगा, मेरे को कलर का एग्जैक्ट याद नहीं है, ये जो भी कलर होगा बेटा ये क्यों इसलिए दिख रहा है, मान लो येलो है, येलो क्यों दिख रहा है, ऐसा इसलिए दिख रहा है कि इस पर सारी व्हाइट लाइट पड़ रही है, सातों कलर की लाइटें पड़ रही हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट, विजिबल, विबग्योर पड़ रहा है, सब कुछ पड़ रहा है, सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रही है ना, सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जो मान लो हमको विजिबल सफेद लाइट पड़ी, विजिबल लाइट ना, वो इस पे टकराई, ये तुमको येलो इसलिए दिख रहा है बेटा क्योंकि ये जो उसमें से और सब लाइटें थी येलो को छोड़ के सबको ये एब्जॉर्ब कर जा रहा है, येलो वाला इससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जा रहा है, इसलिए ये आपको येलो दिख रहा है। मेरा ये शर्ट जो है डीएनएस का, वो आपको क्या दिख रहा है, ये सफेद क्यों दिख रहा है, क्योंकि सफेद इससे जब लाइट गिर रही है ना तो क्या कर रही है, सभी की सभी लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यानी आपकी आंखों में सातों के सातों कलर जा रहे हैं, 7 कलर इस पे गिर रहे हैं, ये एक भी कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, सातों के सातों कलर आपके आंखों में जा रही है। अब जब सातों के सातों कलर आपके आंखों में मिलेंगे तो चीजें व्हाइट ही दिखेंगी ना, सातों कलर मिला लो यार, बैगनी आसमानी नीला अगर मिलाओ तो व्हाइट ही बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है कि इस पे जितनी भी लाइटें गिर रही है सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना। तो भाई अगर ये ब्लू कलर है बेटा तो जितने भी रेडिएशंस पे फॉल करेंगी बेटा, एक रेडी सबको एब्जॉर्ब कर जाएगा, केवल ब्लू वाले को क्या कर देगा, ये इमिट करेगा ना, क्या करेगा, ये इमिट कर देगा, ये इमिट कर देगा। ये इंसिडेंट रेडिएशन है, आईसी रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन है, इसको इमिट कर दिया, इसको उत्सर्जित कर दिया ना। क्यों, क्योंकि ये ब्लू कलर में है तो ये सब सारा का सारा एब्जॉर्ब कर जाएगा, बस ब्लू वाले को क्या कर देगा बेटा, ब्लू वाले को इमिट करेगा, ये आपको पड़ेगा तो ये लगेगा कि पूरी जो बॉडी है वो ब्लू दिख रही है ना। लेकिन ये तो पता है, ये तो भाई सारी चीजें ये दिख कैसे रही ये हमको पता है, लेकिन हमको ये भी पता है कि थर्मल एनर्जी की वजह से, उसके टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर, ये एक प्रकार का और रेडिएशन इमिट कर रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मल रेडिएशन। और इसी थर्मल रेडिएशन को क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन बोलते हैं ना। चलो थर्मल रेडिएशन बताएंगे आगे क्या होता है, क्या बोलता है थर्मल रेडिएशन। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, REDAITION, ये थर्मल रेडिएशन, इसको मैंने बोल दिया ना। अब बात है कि बेटा हमारे पास कोई फिल्टर नहीं है, अगर मुझे पता करना है, मुझे थर्मल रेडिएशन के बारे में पढ़ना ना, पूरा टॉपिक है थर्मल रेडिएशन के बारे में, ये पूरा चैप्टर ही हमको थर्मल रेडिएशन, इसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बोला हूं ब्लैक बॉडी, थर्मल रेडिएशन को ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं, अभी बस ध्यान में रखो। तो पूरा चैप्टर ही हमको ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कि थर्मल रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, उसमें विकिरण के बारे में पढ़ना है। तो हमको तो भाई ये चीज को निगलेक्ट करना पड़ेगा ना, हमारे पास कोई फिल्टर तो नहीं है कि हम फिल्टर लगा के हम छान पाएंगे कि ये इमिटेड रेडिएशन है या थर्मल रेडिएशन है, नहीं, कभी भी फिल्टर नहीं कर पाएंगे। एक कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, ब्लू पेन है, ये हमको ब्लू दिख रही है, इस पे सारी लाइटें पड़ रही हैं, ये मेरा पेन है, ब्लू पेन है ना, ये हमको ब्लू इसलिए दिख रहा है कि सारी लाइटें पड़ रही हैं और सारी लाइटें इसको ऑब्जर्व करके ब्लू वाला हमारे आंखों पड़ रहा है। एक तो रेडिएशन जो स्कैटर्ड हो रही है, जो से रिफ्लेक्ट हो रही है वो आ रही है, इसलिए हमको ब्लू दिख रहा है। एक रेडिएशन जो इसके टेम्परेचर की वजह से इमिट हो रही होगी वो हमारे आंखों में
पड़ रही है, लेकिन हमारे पास कोई फिल्टर नहीं है कि हम थर्मल रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को हम क्या कर पाए, वो हम कुछ उसको विभेद कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए ना। हमारे पास हाँ कोई ऑपरेटर तो नहीं बना, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, लेकिन हमारे पास एक चीज है, एक चीज ये है कि हम क्या करें, जितना भी इमिटेड रेडिएशन है सबको इसमें अब्सॉर्ब करा दें, जो बॉडी है उसको सबके अंदर अब्सॉर्ब करा दें। यानी कि मैं बोल दूं कि जितनी लाइट हो रही है बॉडी अब्सॉर्ब कर जा रही है, इस पे गिर रही है, जितनी भी बॉडी है सब अब्सॉर्ब कर जा रही है, एक भी चीज इमिट नहीं कर रही है। तो इसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगे वो केवल थर्मल रेडिएशन होंगे, और वही हमको पढ़ना है, क्योंकि हमको इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के बारे में नहीं पढ़ना। बस हमको किसी तरह जो इमिट हो रहे थे, जो इक्का दुक्का रेडिएशन इमिट को, जिसकी वजह से ये मुझे कलर दिखाई दे रहा था, वो उसको भी हम मिनिमाइज कर दें, उसको भी दबा दें इसके अंदर, उसको भी अब्सॉर्ब करा दें, ऐसा कोई बॉडी बना दें। तो जब कि बस अब जो रेडिएशन निकलेगा केवल टेम्परेचर की वजह से निकलेगा, और इस रेडिएशन को बोलेंगे हम थर्मल रेडिएशन। अब उसी को जब पढ़ेंगे तो उसी का हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है उसी के बारे में पढ़ना है। तो क्या करेंगे बेटा, अब जब क्या करेंगे, अब जब पढ़ेंगे, आप जब क्या करेंगे, ये कोई बॉडी है, कोई नॉर्मल टेम्परेचर T पे कोई बॉडी है, कोई टेम्परेचर T होगा, इस पे क्या कर रही है, इस पे सारी की सारी क्या कर रही है, सारी की सारी रेडिएशन गिर रही है, और ये सभी को क्या कर जा रहा है बेटा, सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर जा रहा है। क्या कर जा रहा है, एब्जॉर्ब कर जा रहा है। अब यहां से जो रेडिएशन निकल रही है केवल इसके टेम्परेचर की वजह से, जो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है उसकी वजह से यहां से रेडिएशन निकल रही है, यानी केवल प्योर थर्मल रेडिएशन निकल रही है। क्या निकल रही है, थर्मल रेडिएशन ना। अब जो ये प्योर थर्मल रेडिएशंस निकलती है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी थर्मल रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। क्यों बेटा, देखो अब कैसे, ये जो बॉडी होगी, ये जो बॉडी होगी, अब जो थर्मल रेडिएशन इमिट कर रही है उस बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी ना, और उसके थ्रू निकली गई रेडिएशन को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन थर्मल रेडिएशन का ही एक पार्ट है ना। ब्लैक बॉडी में रेडिएशन क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है, जितने भी लाइट उस पर गिरती हैं सभी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उस प्रकार के बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी ना। जितने प्रकार की लाइट उस पे गिर रही हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो सारी की सारी लाइटें उसमें अब्सॉर्ब हो जा रही हैं, उस लाइट को वो जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी ना। अब इसी अगर ब्लैक बॉडी को, अगर जो जितनी की सारी चीजें अब्सॉर्ब हो गई हैं, अगर इसको ला के, अगर यहां रख के, इसी ब्लैक बॉडी को रख के, ये बीबी है, ब्लैक बॉडी है ना, ये बीबी नहीं है, ब्लैक बॉडी है ना। अगर अब इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो ये सारी प्रकार की वेवलेंथ, सारी प्रकार के थर्मल रेडिएशन को क्या करेगा, ये सारी प्रकार के थर्मल रेडिएशन को इमिट करेगा। क्या करेगा, सारे प्रकार के थर्मल रेडिएशन को इमिट करेगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, यानी कि यहां देखो, जब ये इस पे जितनी भी लाइटें गिर रही हैं, सारे के सारी लाइटें इस पे एब्सॉर्ब हो जा रही हैं बेटा, इसलिए तुमको देखने में भी ब्लैक नजर आएगा ना, क्योंकि जब तक चीजें स्कैटर्ड होकर तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तुम उसका कलर नहीं बता पाते हो। तो जब सारी के सारे लाइटें एब्सॉर्ब हो जा रही हैं तो ये जो देखने को नजर आएगा ये बोलते हैं ये ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो चीजें काली नजर आएंगी। जब कुछ चीजें वहां से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी नहीं तो चीजें, वो जो पिंड होगा, जो भी बॉडी होगी, ब्लैक ही नजर आएगी, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ बॉडी विच एब्सॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन विच इज फॉलिंग ऑन इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ना जितने प्रकार की रेडिएशन उस पर गिर रही है वो सभी प्रकार की रेडिएशन क्या कर रही है, वो एब्सॉर्ब कर जा रहा है। या बोल सकते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर किसी ब्लैक बॉडी का इंक्रीज करते हैं, यानी किसी टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का इंक्रीज करते हैं, वो सभी प्रकार के, ऐसे किसी बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो सभी प्रकार के थर्मल रेडिएशंस को इमिट करता है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कि एक लो टेम्परेचर पे सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर जाए और टेम्परेचर बढ़ाने पे सभी प्रकार के रेडिएशन को इमिट भी करे, केवल अब्सॉर्ब भी ना करे, इमिट भी करे, क्योंकि अब्सॉर्बर है, अगर पूरा खा ले रहा है तो पूरा निकालेगा भी। तो गुड एब्सॉर्बर और गुड इमिटर, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ है, आगे बताएंगे, गुड एब्सॉर्बर और गुड इमिटर ना। तो ये अच्छा एब्सॉर्बर तो है, इसीलिए क्या है, अच्छा इमिटर भी है। तो जब इसका टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सारे के सारे रेडिएशंस को इमिट करेगा ना। तो ये जो बॉडी होगा जो सारे के सारे रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर जा रहा है, गड़प ले जा रहा है, खा जा रहा है, इस तरीके के बॉडी को बोलेंगे ब्लैक बॉडी। और उससे निकली हुई रेडिएशन को, ब्लैक बॉडी से निकली हुई रेडिएशन को बोलेंगे, ब्लैक बॉडी से निकली हुई रेडिएशन को बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक प्रकार का थर्मल रेडिएशन होता है।
ना, एक प्रकार का थर्मल रेडिएशन ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो बॉडी होती है वो ब्लैक बॉडी होती है, जो थर्मल रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी से निकलती है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन ना, जो थर्मल रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकलती है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो समझ में आया ना। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं तो जैसे कि हमारे बहुत सारे हमारे बॉडीज हैं जो ब्लैक बॉडी हैं, उसमें से आपका एक एग्जांपल बनता है बेटा, जो ब्लैक बॉडी है उसमें से एक एग्जांपल बनता है बहुत खूबसूरत, वांडा ब्लैक। सर्च करिएगा यूट्यूब पे कर रहे हैं आपके क्रोम पे सर्च करिएगा वांडा ब्लैक। ठीक है, दूसरा आता है लैंप ब्लैक, तीसरा आता है प्लेटिनम ब्लैक ना। ऐसे बहुत सारे ब्लैक बॉडीज हैं। क्या मैं नाम लिख दे रहा हूं बेटा, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है बेटा वांडा ब्लैक ना, वांडा ब्लैक। ठीक है, दूसरा क्या होती है? दूसरा हमारा होता है प्लेटिनम ब्लैक। क्या होता है? प्लेटिनम ब्लैक। तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा होता है ब्लैक बॉडी, वांडा ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, और तीसरा होता है लैंप ब्लैक। ठीक है, ऐसे 3-4 होते हैं लैंप ब्लैक। ये नॉर्मल जो हमारे दैनिक जीवन में जो पाए जाते हैं ये सब ब्लैक बॉडी। इसका जो होता है एब्जॉर्प्शन पावर 99.99 होता है। ये जितने भी विजिबल लाइट गिरती हैं सबको लगभग एब्जॉर्ब कर जाता है, केवल 0.01% को ही रिफ्लेक्ट करता है। इसका जो प्लेटिनम ब्लैक का जो होता है उसका होता है 98%। कितना होता है बेटा? 98%। और इसका जो होता है लैंप ब्लैक का वो 96% होता है। नहीं, ये केवल 2% को ही रिफ्लेक्ट करता है और ये 4% को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो इस तरीके का ब्लैक बॉडी का नॉर्मल जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे क्या है? जो आर्टिफिशियल, जो हमारे जो हाथ से नहीं बनाएगा, नेचुरल जो है वो ब्लैक बॉडी, वांडा ब्लैक ना, प्लेटिनम ब्लैक और लैंप ब्लैक करके है। अच्छा, ये एक चीज दिमाग में रखना कि जरूरी नहीं है कि हर एक ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर में ही हो ना। जैसे कि हमारा सन देखो, सन क्या करता है? सन भी तो सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो हाई टेम्परेचर पे सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, तो वो भी तो ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी होने का मतलब ये नहीं कि सभी प्रकार के रेडिएशन को बस एब्जॉर्ब कर जाना ही ब्लैक बॉडी होता है ना। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे सभी प्रकार के रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर जाना या टेम्परेचर बढ़ाते ही सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट करना, ये जो बॉडीज होती हैं उनको बोलते हैं ब्लैक बॉडीज। सन सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी सन है बेटा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, 10,000, 5,000, 6,000, 7,000 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो 6,000, 7,000 डिग्री टेम्परेचर पे बेटा क्या करता है? वो सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट करता है, क्योंकि जब हम सन के रेडिएशन से जो रेडिएशंस आ रही है उसको जब हम एब्जॉर्ब करते हैं उसमें कॉस्मिक, गामा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड सभी प्रकार की रेडिएशंस मिल जाती हैं। तो वो जो सन होता है वो एक हमारा ब्लैक बॉडी है। ये देखने में तो काला है नहीं, लेकिन ब्लैक बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है? इमिट कर रही है हाई टेम्परेचर पे। अब कोई बॉडी होगी जो लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर जाएगी, हाँ वो देखने में काली नजर आएगी, तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो देखने में काली हो वही ब्लैक बॉडी हो। देखने में वही काला नजर आएगा जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर जाएगा। जब इमिट ही नहीं करेगा तो क्या दिखेगा? ब्लैक ही ना दिखेगा। लेकिन हाँ, जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा उसी ब्लैक बॉडी का वो क्या करेगा? रेडिएशंस को इमिट करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा, वो देखने में ब्लैक तो नजर आएगा नहीं ना। तो इसीलिए क्या करती हैं? इसीलिए हमारी जो बॉडी होती हैं जरूरी नहीं है कि वो देखने में ब्लैक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। तो याद रखना, एब्जॉर्ब कर जाए लोअर टेम्परेचर पे सभी प्रकार का रेडिएशन या इमिट कर जाए सभी प्रकार का रेडिएशन एट अ हायर टेम्परेचर, उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो दिमाग में रखना ना, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में मैंने समझाया, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इसका एग्जांपल है वांडा ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक और लैंप ब्लैक। लेकिन अभी जरा देखो जरा ध्यान से, ये बस टॉपिक यहीं पे हम द एंड करने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को अभी द एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ध्यान से देखना, सुनते सुनते जाना कि अभी भी देखोगे कि ये 0.01% रिफ्लेक्ट कर रहा, हाँ बहुत कम है लेकिन है। ये 2% रिफ्लेक्ट कर रहा ना, और ये 4% लाइट जो इस पे फॉल करी वो रिफ्लेक्ट कर रही है। और जहां थोड़ा बहुत भी रिफ्लेक्शन हुआ वो ब्लैक बॉडी नहीं रही बेटा ना। मैंने बताया था ब्लैक बॉडी मतलब पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर जाए, लेकिन पूरा का पूरा एब्जॉर्ब तो नहीं हो रहा। 2%, 3%, 0.1%, 0.01% रिफ्लेक्ट तो हो रही ना। तो ऐसे अगर हमको इसकी स्टडी करनी होगी, थर्मल रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी करनी होगी, इसके स्पेक्ट्रम को अगर हमको स्टडी करना होगा, मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को सेटअप करना, कि उसको चाहा कि मैं उसको एनालिसिस करूं, ऑब्जर्व करूं, तो मेरे लिए मुश्किल काम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्ट रेडिएशन और थर्मल रेडिएशन दोनों साथ मिलेंगे। 2% रिफ्लेक्टेड रेडिएशन भी मिलेंगे, थर्मल रेडिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो 2% रिफ्लेक्ट हुआ, 4% रिफ्लेक्ट हुआ है या 0.0%, 1% रिफ्लेक्ट हुआ है, वो रिफ्लेक्टेड पार्ट भी आएंगे और वो कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जर्वेशन में दिक्कत पैदा करेंगी ना। तो इसके लिए एक हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहला काम होगा कि हम ब्लैक बॉडी बनाएंगे।
और हम नहीं बनाएंगे। ये एक फिजिसिस्ट, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फेरी, उन्होंने ब्लैक बॉडी बनाया था। परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह सकते थे कि उन्होंने परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाया था जो लगभग सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर जा रहा था। हाँ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाना पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने लगभग इतना सेटअप डिवाइस बना दिया था, इतना एग्जैक्ट बना दिया था कि लगभग सभी प्रकार के रेडिएशन जितने उस पर इंसिडेंट कर रही है वो सभी के सभी को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर जा रही है। ठीक है, दूसरा इसी में योगदान था, दूसरा हमारा था विंस ब्लैक बॉडी। ठीक है, विंस हमको नहीं पढ़ना, विंस थोड़ा सा अटपटा सा है ना। जो हमको सबसे खूबसूरत ब्लैक बॉडी है वो हमारी है फेरी द्वारा बनाया गया ब्लैक बॉडी। और जब हम ब्लैक बॉडी बना लेंगे ना, ब्लैक बॉडी बना लेंगे तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस पर रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे। अब वो जब अगर ब्लैक बॉडी है तो रेडिएशन इंसिडेंट करेगा, जितने प्रकार का रेडिएशन इंसिडेंट करेगा सबको एब्जॉर्ब कर जाएगा। अब जब एब्जॉर्ब कर लिया है, अब क्या करेंगे, उसको उठा के उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पता है ब्लैक बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने पे सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट करती है, तो उसके अंदर से सभी प्रकार के रेडिएशंस निकलने लगेंगे। अब उस रेडिएशन को मैं एनालिसिस करूंगा ना। वो दो साइंटिस्ट थे, उनका एक एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन से निकलने वाली इंटेंसिटी का यानी एनर्जी डेंसिटी का उन्होंने क्या किया था, एनालिसिस किया था। फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे उनकी एनर्जी डेंसिटी बदल रही है उन्होंने एनालिसिस किया, तो एक ग्राफ प्लॉट किया, जो ग्राफ मैं पहले लेक्चर में बताया था, उसी ग्राफ के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, लेकिन ये आज नहीं, आज बस इतना ही समझते रहो, जाओ बहुत ध्यान से। ब्लैक बॉडी क्या होती है, कंडक्शन कन्वेंशन आज से दिमाग में रखना कि ब्लैक बॉडी मतलब ये नहीं है कि बॉडी हमारी ब्लैक ही होनी चाहिए, क्योंकि आज तक आप लोग गलत ही पढ़ते चले आए हो। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कि आपने सोचा कि जो बॉडी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर जा रही है वो ब्लैक बॉडी है। नहीं, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब तो कर रही है पर्टिकुलर लोअर टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर हाई करने पे सारे के सारे जो एब्जॉर्ब कर रही, जो एब्जॉर्ब की है ना, उसको सारे को निकाल दे रही है, सारे रेडिएशंस को इमिट कर दे रही है। तो जब एब्जॉर्ब करेंगे तो ब्लैक बॉडी तो दिखेगा ही भैया, क्योंकि इमिट ही नहीं कर रही है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे सारे प्रकार के रेडिएशन को तो इमिट कर रही है ना, तो हमको सफेद दिखेगा। जब सारे के रेडिएशन आपके आंख में गिरेगी, सारा का सारा आपके आंख में आएगा लाइट, तो आपको सफेद दिखेगा। तो जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही हो ना, जरूरी नहीं है, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है ना। तो ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट जाना। ठीक है, और जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो फेरी का वो हम ब्लैक बॉडी कैसे उन्होंने बनाया था उसको पढ़ेंगे। फिर दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका हम वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, ल्यूमर और हमारा ल्यूमर और प्रिंग मेयर ना, प्रिंग मेयर करके दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर और प्रिंग मेयर करके। प्रिंगर नहीं, प्रिंग मेयर नहीं थे, प्रिंगर जो भी था उनका प्रिंगर से ही नाम था। हाँ, ल्यूमर थे एक साइंटिस्ट, वो दोनों ने क्या कहता है एनालिसिस किया था, वो प्रिज्म लगा के ना, वो कैसे वो उसका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यानी इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है उसको बताया था। तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट गया था, जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ हमको मिला था वो प्लॉट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से 3-4 चीजें हमको निकल के आई थी, वही हमको एनालिसिस करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसी ग्राफ से देखेंगे कि हमारा विंस लॉ और स्टीफेंस लॉ, ठीक है, हमारा कैसे हमको मिलता है और क्या उस ग्राफ का हमको कंक्लूजन मिलता है। फिर जब मिल जाएगा तो हर एक थ्योरी को, स्टीफेंस लॉ, विंस लॉ, फिर हम बताएंगे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या होती है, वो सारी चीज आने वाले लेक्चर के अंदर बताएंगे। तो बेटा अगर अच्छा लगा लेक्चर प्यारे बच्चों तो बिल्कुल लाइक करिए, ठीक है, अपना कमेंट बॉक्स लीव करिए ना, कमेंट अपना लीव करिए, आपका कमेंट बॉक्स ओपन है, और बोले तो मेरी भाषा में प्यार, दुलार और आशीर्वाद जरूर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इसी यूनिट को, इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।